Hello everyone. So in this video we will study about the First World War and the Russian Empire. Okay, section 2.5 from the chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि एक तरफ तो जो रशियन रेवोल्यूशन था वो अपनी प्रोग्रेस पे था, ठीक है, और यानी इंटेंस होता जा रहा था। दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था 1914 में। तो दोनों इवेंट्स जो हैं यानी रशियन रिवॉल्यूशंस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस चल रहे थे। तो रशियन रेवोल्यूशन पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या इफ़ेक्ट रहा, वो ही हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलाइंसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। और दो अलाइंसेस बन गए थे, दो यूरोपियन अलाइंसेस बन गए थे। एक बन गया था सेंट्रल पावर, ठीक है। अब इस सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ये तीनों ने एक तरफ अलायंस कर लिया था। अलायंस का मतलब गठबंधन करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड टर्की ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये अलाइड पावर्स थी और ये सेंट्रल पावर्स थे, ठीक है। तो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हो गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल पावर्स थी एक तो, और दूसरी थी अलाइड पावर्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सेंट्रल पावर्स के अंदर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। ये देखिए रशिया भी था इन्वॉल्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये अलाइड पावर्स थी, ठीक है। और बाद में इटली और रोमानिया ने भी अलाइड पावर्स को क्या किया था, जो मतलब उसमें ऐड हो गए थे, उसमें शामिल हो गए थे। तो मैं आपको एक बार मैप के थ्रू दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से सेंट्रल पावर्स फैली हुई थी। सेंट्रल पावर्स जो थी वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी और अलाइड पावर्स कौन कौन सी जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो देखिए ये मैप रीड करने का तरीका, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर से अलाइड पावर्स को शो किया जा रहा है। आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर, यानी ये रशियन एम्पायर हो गया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, पोर्टुगाल, ठीक है, ग्रीस, रोमानिया और ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी आप ग्रीन कलर से कवर देख रहे हो कंट्रीज़ को, वो सारी अलाइड पावर्स थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था कि ग्रुपिज़म हो गया था एक तरीके से। तो जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी अलाइड पावर्स को, तो वो उनके साथ शामिल हो गई। जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की को सपोर्ट कर रही थी, जो सेंट्रल पावर्स थी, वो उनको उनमें शामिल हो गई। तो सेंट्रल पावर्स देखिए ऑरेंज से शो हो रहा है। तो इसमें था जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, देन बुल्गारिया था, ओटोमन एम्पायर। अब आप देख सकते हो कि ये सेंट्रल यूरोप में जो सेंट्रल पार्ट है जितना भी, वो सब एक तरफ हो गए थे। तो इन्हें हम सेंट्रल पावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ थी जो शामिल हुई थी, जो अलाइड पावर्स थी, तो आप देख सकते हो वो यूरोप के मतलब अदर पार्ट्स हैं। रशिया तो एशिया में आ जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, पोर्तुगाल, फ्रांस, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। और फिर न्यूट्रल कंट्रीज़ वो थी जो इस वर्ल्ड वॉर में शामिल ही नहीं थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्पेन भी शामिल नहीं था, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन ये शामिल नहीं थे, और बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। ये अल्बानिया है मेरे ख्याल से, या कौन सा कंट्री नज़र नहीं आ रही है क्लियर। तो इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहती थी कि सेंट्रल पावर्स ये हैं सारी, और अदर अलाइड पावर्स में रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगाल एंड इटली,
ठीक है, ये सब शामिल थे। रोमानिया और इधर ओटोमन एम्पायर जो था वो भी जर्मन के साथ ही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्लियर है? चलते हैं हम वापस। हमने अभी देखा कि सेंट्रल पावर्स कौन सी थी और अलाइड, ये अलाइड पावर्स थी। ठीक है, नाउ ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. कहने का मतलब है कि जो जितनी भी कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो जो शामिल थे इन वर्ल्ड वॉर में, उनका ग्लोबल एम्पायर था काफ़ी, मतलब वर्ल्ड वाइड वो फैले हुआ, उनका जो एम्पायर था, उनका जो राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, और जो वॉर लड़ी गई यूरोप के बाहर या यूरोप के अंदर, और यही कहलाती है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, आगे चलते हैं। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। मतलब कि उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो रशिया भी शामिल था, जैसे कि हमने देखा अलाइड पावर्स में। तो बहुत पॉपुलर था ये वॉर रशिया में, तो लोग शामिल भी होना चाहते थे, जार निकोलस का साथ भी देना चाहते थे। एज द वॉर कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। जैसे जैसे वॉर जारी रही, 4 साल तक चलती रही, तो जार जो भी डिसीजंस लेता था, तो ड्यूमा में जो मेन पार्टीज थी उनसे वो कंसल्ट नहीं करता था, उनके विचारों को नहीं पूछता था, विचार विमर्श नहीं करता था। सपोर्ट वोर थिन। सपोर्ट वोर थिन का मतलब है कि धीरे धीरे जो सपोर्ट था जार निकोलस को, जो रशिया के लोग सपोर्ट करने लगे थे, धीरे धीरे वो कम होने लगे। देखिए, वो ये वियर थिन एक फ्रेज होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लेस इफेक्टिव। यानी जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लेस इफेक्टिव होने लगा, कम प्रभावशाली होने लगा सपोर्ट जार के पक्ष में। क्योंकि लोगों का नुकसान, वर्ल्ड वॉर जब भी हुए हैं, 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, तो उनकी वजह से जो जो कंट्री शामिल थी इन वॉर्स में, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बर्बाद हो गई हैं कंट्रीज़। तो इसी तरीके से रशिया जो था, मतलब क्योंकि वर्ल्ड वॉर में शामिल था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और क्योंकि जार निकोलस किसी से कंसल्ट भी नहीं करता था, अपनी क्योंकि मनमानी चलती थी उसकी, अपना डिसीजन ले लिया उसने, फिर लोगों को उसको फॉलो करना है, तो लोगों ने धीरे धीरे सपोर्ट जो करना शुरू किया था जार को, वो बंद कर दिया सपोर्ट करना। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। अब जर्मनी के खिलाफ जो भी सेंटिमेंट्स थे, जो भी लोग सोचते थे, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, यानी अगेंस्ट, एंटी जर्मन, ठीक है, सेंटिमेंट्स रैन हाई, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. पेट्रोग्राड नाम से इसको चेंज किया, सेंट पीटर्सबर्ग को चेंज करके क्या बना दिया, पेट्रोग्राड, जो कि एक जर्मन नेम है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा हेट होने लगी थी जर्मन से। जारीना अलेक्जेंड्रास जर्मन origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. रास्पुतीन जो थे एक मॉन्क थे, जैसे सन्यासी या साधु होते हैं, ठीक है, पुअर एडवाइजर्स, गरीब लोगों के सलाहकार थे, ठीक है, जर्मन ओरिजिन के थे वो, ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जो ऑटोक्रेसी थी, जो यानी राजतंत्र होता है, उसको अनपॉपुलर किया। अनपॉपुलर का मतलब वो भी उसके क्या थे, अगेंस्ट ही थे। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट मतलब जो पूर्वी मोर्चा था, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा। अब जो पूर्वी मोर्चे में जो सेना, मतलब जो कंट्रीज़ थी जो लड़ रही थी, दे डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, यानी पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा, इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहा। यानी जब इन दोनों जगहों पर, इन दोनों डायरेक्शंस में जो युद्ध हो रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा था। ठीक है, रिज़ल्ट जो था वो अलग अलग मिल रहा था। जैसे कि इन द वेस्ट आर्मीज़ फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस। ठीक है, मतलब क्या है, जो वेस्ट में, पश्चिम डायरेक्शन में
पश्चिमी दिशा में जो आर्मीज थी वो कहाँ से लड़ रही थी? ट्रेंचेस से लड़ रही थी। ट्रेंचेस मतलब ज़मीन के अंदर जो ट्रेंच बना दिए जाते हैं, आप कह सकते हो गड्ढे बनाकर, उसमें सेनाएं अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लड़ रही थी। अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस, ठीक है, इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड ए गुड डील एंड फॉर बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। मतलब ईस्टर्न जो ये वेस्ट डायरेक्शन में जब आपस में कंट्रीज़ लड़ रही थी तो वहाँ शायद इतना कैजुअलिटीज़ का मतलब ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं हो रहा था उस जगह पर वेस्ट डायरेक्शन में, जितना कि ईस्टर्न जो ईस्ट में जो आर्मीज़ खड़ी थी, जब वो बैटल का मतलब युद्ध लड़ रही थी तो ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। यानी वहाँ पर जो रिज़ल्ट था लड़ाई का, जो परिणाम था वो बहुत ज़्यादा घातक था, लोग मर रहे थे, ठीक है। जबकि वेस्ट में जो आर्मीज़ थी वो इस तरीके से डेडली नहीं फॉट कर रही थी या फिर अपनी अपनी ट्रेंचेस में रह के वो युद्ध लड़ रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। जो हार थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, जो भी कंट्री हार रही थी, ठीक है। और डिमोरलाइजिंग का मतलब उनका जो मनोबल था वो टूटता जा रहा था। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रशियन आर्मी गई तो वहाँ पर वो वॉर जो था, युद्ध हार गई। एंड बिटवीन 1914 एंड 1916, 14 से लेकर 16 तक, ठीक है, इन 2 सालों में जितना भी मतलब जैसे रशियन आर्मी गई वहाँ लड़ रही थी तो वो हार गई। देवर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917। यानी रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1917 तक जो कैजुअलिटीज़ थी, जो आपदाएं थी या फिर जो भी नुकसान हो रहा था वो 7 मिलियन पहुंच गया, ठीक है। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. अब देखिए ज़रा, रशिया तो हार रही थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे ये जाकर लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी। तो जब ये रशियन आर्मी वापस आने लगी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, देखिए रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना। तो जैसे ही रशियन आर्मी वापस लौट रही थी तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो क्रॉप्स थी और जो बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी उनको नष्ट करते हुए ये वापस रशिया की ओर आने लगे। क्यों कर रहे थे? टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। मतलब वो ये चाहते थे कि हम तो हार गए वॉर में, तो वापस जाते जाते हम इनका इतना नुकसान कर दें कि ये अपनी मतलब जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो जी ही ना सकें, ठीक है। यानी अगर वो क्रॉप्स ही नहीं रहेंगी, फसलें सब नष्ट कर दी, बर्बाद कर दी, बिल्डिंग्स गिरा दी, इकोनॉमिकली इनको नुकसान पहुंचाया ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोगों को, ठीक है, रशियन आर्मी ने। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया। अब हुआ क्या कि इसके वजह से भी क्रॉप्स और बिल्डिंग्स जैसे जैसे नष्ट कर दी तो करीब 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ आ गए रशिया में, वहीं से ऑस्ट्रिया हंगरी से, जहाँ जहाँ रशियन आर्मी ने डिस्ट्रक्शन किया वहीं से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया और शरण ले ली रशिया में आकर। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। अब सिचुएशन दिन ब दिन और वर्स्ट हो गई। रशियन आर्मी हार भी गई थी वर्ल्ड वॉर में। दूसरी तरफ कि जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया था सेंट्रल पावर्स में जाकर, जो वो कंट्रीज़ थी जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, तो वहाँ जाकर जो डिस्ट्रक्शन किया उसका भी इम्पैक्ट इन्हीं पर पड़ा, रशिया पर ही पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग रशिया में आने लगे शरण लेने के लिए। अब दिन ब दिन गवर्नमेंट और जार की जो निंदा थी, जो उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग थे, वो और भी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। और जो विश्वास था सरकार पर लोगों का, रशियन लोगों का, वो भी उठ गया। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच वॉर। अब हुआ क्या कि जो सैनिक थे उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वर्ल्ड वॉर में जा रहे थे, ठीक है, वो लड़ना नहीं चाहते थे इस युद्ध को, तो इस वजह से भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोल्जर्स भी हो गए, ठीक है। अब आप ये पढ़िए, छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है, रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो रशियन सोल्जर्स हैं, ठीक है। और ये
क्या लिखा है, द इम्पीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर। क्या बोलते थे रशियन आर्मी को, रशियन स्टीम रोलर। एंड इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड। रशिया की ये जो आर्मी का नाम है, यानी जो आर्मी थी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी थी, यानी नंबर ऑफ सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे रशिया के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन दी वर्ल्ड, रशियन आर्मी जो थी। वैन दिस आर्मी शिफ्टेड इट्स लॉयल्टी एंड बिगैन सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरीज, जारिस्ट पावर कोलैप्स्ड। तो ये जो रशियन आर्मी थी पहले किसको सपोर्ट करती थी, जार को करती थी। इन्होंने वर्ल्ड वॉर में शामिल होकर रशिया की तरफ से युद्ध भी लड़ा, लेकिन जब इन्हें मतलब ऐसा लगा कि जार इनके लिए कुछ नहीं सोच रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नुकसान रशिया का ही हो गया, तो सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उनकी जो वफादारी थी सोल्जर्स की, ठीक है, और जो सपोर्ट था, जो सहारा जो दे रहे थे जार को, जो रशियन आर्मी थी जो जार को सपोर्ट कर रही थी, इन्होंने वो सपोर्ट किनको देना शुरू कर दिया, रशियन रेवोल्यूशनरीज को, उन विद्रोहियों को, ठीक है, जिन्होंने जार के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। अब जब पूरी आर्मी रशियन आर्मी अगर रेवोल्यूशनरीज का साथ देगी तो जार जो है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो जार का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा। सो जारिस्ट पावर कोलैप्स्ड। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि जार का जो एम्पायर था वो कोलैप्स हुआ। ठीक है, चलिए आगे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और जो वॉर हुआ था उसका जो असर है, प्रभाव है, वो इंडस्ट्रीज़ पे भी देखा गया। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, रशियाज़ ओन इंडस्ट्रीज़ वर फ्यू इन नंबर। रशिया की अपनी ही इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी उस वक्त। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट चल रहा था। हमने पढ़ा भी था कि जो क्या कहते हैं फैक्ट्रीज़ थी वो बहुत आसानी से देख सकते थे, कुछ ही एरियो में वो सिमट गई थी फैक्ट्रीज़ जो थी। ठीक है, एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रशिया जर्मन के अगेंस्ट था, जर्मन के खिलाफ ही युद्ध लड़ रहा था। तो जर्मन के कंट्रोल में जितना भी एरिया था, जैसे कि बाल्टिक सी और उसके आसपास का जो एरिया था वो जर्मन के कंट्रोल में था। तो वहाँ से जो सप्लाईज आती थी, वहाँ से जो इंडस्ट्रियल गुड्स आता था रशिया में, वो भी कट ऑफ हो गया। ठीक है, और रशिया में अपनी ही खुद की फैक्ट्रीज बहुत कम थी, तो वो बाहर से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे माल को। लेकिन अब क्योंकि जहाँ जहाँ जर्मन का कंट्रोल था और रशिया ने जर्मन के खिलाफ वर्ल्ड वॉर किया, तो इस वजह से जो सामान उसे बाहर की कंट्रीज से मिलता था, खासकर कि बाल्टिक सी से, वो भी मिलना बंद हो गया। मैं आपको मैप दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो कि बाल्टिक सी कहाँ पर है। दिखा देती हूँ एक बार जूम करके। ये देखिए, ये यूरोप है। ओके, दिस इज़ द यूरोप, ये पूरा पार्ट यूरोप का है। देन ये इधर से एशिया शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो बीच में पोर्शन है सारा, ये क्या है, बाल्टिक सी है, और यहाँ पर ही जर्मन कंट्रोल था। ओके, अब देखिए ये और क्लोजली मैंने आपको दिखा दिया है कि ये रहा आपका, ये जो ब्लू कलर है ये सारा बाल्टिक सी है, उसके आसपास की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये रहा। तो जर्मनी का कंट्रोल था यहाँ पर सारा। आप एक चीज़ और देखिए कि ये कंट्री शेयर करती हैं यहाँ से। ये देखिए, ये बॉर्डर स्वीडन का भी इधर आ जाता है, जर्मनी भी यहाँ पे टच कर रही है बाल्टिक सी को। ठीक है, यहाँ पर इसका ये कोस्ट है। पोलैंड भी टच कर रहा है, रशिया का कब्ज़ा था यहाँ पर, ये रशिया है, तो ये भी यहाँ पे टच कर रहा है, लतीविया, एस्टोनिया, तो ये सारी चीज़ें। तो बाल्टिक सी आप देख सकते हो यूरोप में ही है, यहाँ पर जर्मन कंट्रोल था। ओके ओके, सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। अब देखिए क्या मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल
इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया। रशिया में जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे या फैक्ट्रीज थी या जो कुछ भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो डिसइंटीग्रेट होने लग गए, जल्दी टूटने लग गए, डिस्ट्रॉय होने लगे अपने आप, और काफ़ी तेज़ी से ये हो रहा था रशिया में दैन एल्सवेयर इन यूरोप। यूरोप में किसी और कंट्री में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट इतना नहीं हो रहा था जितना कि रशिया में हो रहा था। बाय 1916 तक जो रेलवे लाइंस बिछाई गई थी वो टूटने लग गई। ठीक है, अब रेलवे लाइंस अगर टूटेंगी तो एक जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ट्रेड भी, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि जब रेलवे लाइंस बिछ गई थी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ट्रेड था रशिया में वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा था, और भी ज़्यादा फैलने लगा था रफ्तार से। लेकिन अब यही ब्रेक होने लगा तो प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। एबल बॉडीड का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे, यानी शरीर से हेल्दी लोग थे रशिया के, उनको वॉर में भेजा जाने लगा। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग इसेंशियल्स वर शट डाउन। आप ये सब देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया पर, क्योंकि जो एबल बॉडीड थे, एबल बॉडीड का मतलब होता है जो हेल्दी लोग होते हैं शरीर से, ठीक है, उनको तो वॉर में भेजने लग गए क्योंकि युद्ध लड़ना है। अब यहाँ हुआ क्या, जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पर लेबर की यानी वर्कर्स की शॉर्टेज होने लग गई, जिसकी वजह से जो स्मॉल वर्कशॉप्स थे, छोटी छोटी जो दुकानें थी, वर्कशॉप्स थी, जो कि इसेंशियल जो गुड्स होते हैं, जो ज़रूरी के सामान होते हैं, उनको प्रोड्यूस करती थी, वो भी बंद हो गए। तो काम कौन करेगा जब वर्कर्स ही नहीं है, तो प्रोडक्शन बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई छोटी छोटी। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड इन द आर्मी, फीड द आर्मी। हुआ क्या कि जो आर्मीज वॉर पे जाती थी युद्ध लड़ने के लिए, तो उनके लिए जो अनाज सप्लाई करना होता था, तो जो अनाज था वो आर्मी को भेजा जाने लगा, तो शॉर्टेज हो गई। जो आम लोग थे उन तक अनाज पहुंच ही नहीं पाता था। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, तो जो लोग थे शहर में उनके लिए आटा और जो ब्रेड होता है उसकी भी कमी होने लगी। बाय द विंटर ऑफ 1916, जैसे 1916 की सर्दी जैसे जैसे आई, द राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। आप देख सकते हो मतलब कि जो रॉइट्स था, मतलब जो दंगा था ब्रेड शॉप्स पे, वो बहुत आम बात हो गई थी। लोग जाकर दंगा करते थे और दुकानों को लूटना, ब्रेड छीन लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो आप देख सकते हो कि फ्रांस में भी सेम सिचुएशन थी। जैसे जैसे प्राइसेस हाई होते गए ब्रेड के, तो जो पीजेंट्स थे या वर्कर्स थे वो क्या करते थे, अक्सर जो औरतें थी वो शॉप पे जाकर लूटती थी या फिर रॉइट करते थे। ठीक है, इस तरीके से दुकानें तोड़ देना, ब्रेड ले लेना बिना पैसे दिए, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी और जो प्राइसेस थी ब्रेड की वो हाई हो गई थी। सेम सिचुएशन रशिया में भी आ चुकी थी। प्रॉब्लम ये हुई कि रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो शामिल हुआ, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स थी रशिया की वो और भी ज़्यादा बदतर होती चली गई, वर्स्ट होती चली गई। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 3 फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो हमने पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन में दो मेन इवेंट थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन और फरवरी रेवोल्यूशन। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स गुड बाय।